बीजेपी, आपको लगता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है? मतलब आप एजुकेशन नहीं दे रहे हो या स्कूलों को अच्छा नहीं कर रहे हो, कॉलेजों को अच्छा नहीं कर रहे हो, वैकेंसी आप हिंदुओं के लिए निकाल रहे हो तो एक्स्ट्रा निकाल दो। पहले की अगर हम सोच देखें तो हर कोई कांग्रेस को ही वोट देता था, क्योंकि एक ही बटन दिखता था, कांग्रेस। इतने साल हो गई सरकार आई हुई, 14 से सरकार आई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई अलग से कर देते कुछ। जीएसटी को किस तरीके से देखते हैं? अभी जीएसटी पे जैसे कि 12% और 5% का उन्होंने किया है। एक तरीके से ये जनता के साथ धोखा ही है। पहले अपने कोई चीज़ है उसको 28% कर रहे हैं, फिर उसको 18% कर रहे हैं या 5% कर रहे हैं या 12.5% कर रहे हैं। ठीक है, सरकार काम करे तो अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके के जो माहौल बना रहे हैं कि क्राइम रेट कम हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्राइम कम हुआ है। उसका जो रवैया है कोई क्राइम करने का वो अलग तरीके का हो गया है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, उनके कार्य को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये आपको सरकार लग रही है, मुझे तो लगा ही नहीं सरकार बीजेपी की है। नमस्कार, मैं निशा शर्मा और बतंगड़ पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज इस सीरीज में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे नेता, एक ऐसे विधायक से जिन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के दिलों में जगह बनाई है, जिन्होंने कांग्रेस से टिकट पाया और टिकट लेकर पीलीबंगा के विधायक बीजेपी के कैंडिडेट को हराया और वहां पर भारी मतों से जीत हासिल की और आज अपने क्षेत्र में जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विधायक विनोद गोठवाल की। आइए उनसे इस पॉडकास्ट के माध्यम से सीधे बातचीत करते हैं और उनके विचारों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ विनोद जी हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक यू। विनोद गोठवाल जो विधायक है उनको हर कोई जानता है, लेकिन विनोद गोठवाल की राजनीति में आने से पहले की जो जिंदगी थी, जो बचपन था, जो शिक्षा थी, उसके बारे में हम एक बार जानना चाहेंगे। मैं खरलिया गांव से था, पीछे पीलीबंगा से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। वहाँ पापा जी बैंक जॉब में हेड कैशियर रहे जी। लिखमी सर शाखा है बैंक की, और जो स्कूली शिक्षा थी वो गांव में रही 10वीं 12वीं तक, और उसके बाद पीलीबंगा कॉलेज में पढ़ाई की। और शिक्षा के साथ साथ पॉलिटिक्स में आए। 2005 में पंचायत समिति का चुनाव लड़ा, डायरेक्टर बन गए, 10 में सरपंच बन गए। उसके बाद पहले जो ये सीट जो एमएलए की जनरल थी, उसके बाद 2008 के अंदर ये सामान्य से एससी हो गई। उसके बाद धीरे धीरे चलते चलते मैं कहता हूँ कि परमात्मा की मर्जी थी कि पॉलिटिक्स में आए। पॉलिटिक्स से बड़ी नफरत थी कि नेता ऐसे नहीं करते, वैसा नहीं करते, लेकिन मैं कहता हूँ कि परमात्मा ने इस तरफ भेजा है कि थोड़ा पॉलिटिक्स में आने के बाद मुझे लगता है कि ज़्यादा काम कर सकते हो, ज़्यादा भला कर सकते हो। हर चीज़, हर व्यक्ति की मंशाओं को पे खरा उतरे न उतरे, लेकिन कोशिश करनी चाहिए व्यक्ति को कि हम उनकी मंशाओं को पूरा कर सकें। तो कह सकते हैं कि आप पॉलिटिक्स में, आपसे पहले आपकी फैमिली का बैकग्राउंड नहीं था कि पॉलिटिक्स में आने का, और आपको नफरत थी, मतलब वो सोच कैसे डेवलप हुई आपको कि आपको पॉलिटिक्स में आना है? मतलब कोई एक होता है ना कि हमारी लाइफ में एक चेंज आता है कि हमें तब कदम आगे बढ़ाते हैं, तो आपका पॉलिटिक्स में आने का एक कोई मूवमेंट, एक कोई चेंज था जब आप राजनीति में आए? मैं कहता हूँ 2005 के अंदर पंचायत समिति का चुनाव मुझे लगता है कि जबरदस्ती से चुनाव लड़ा गया, और 2005 के बाद मैंने बढ़ने के बाद भी उसको छोड़ने का प्रयास किया कि पॉलिटिक्स छोड़ दें। लेकिन 2008 में जैसे सीट एससी की हुई, थोड़ी बहुत भागदौड़ की, फिर यूथ कांग्रेस राहुल गांधी जी का जो सिस्टम था, विधानसभा अध्यक्ष बना मैं, दूसरी बार फिर विधानसभा अध्यक्ष बना, फिर मैडम सरपंच बन गई। इस तरीके से कहीं न कहीं राहुल गांधी जी की सोच थी कि युवाओं को आगे लेके आना है, तो मैंने भी प्रयास किए कि हो सकता है कि कोई एक गरीब घर से निकला हुआ व्यक्ति और यूथ कांग्रेस के माध्यम से एमएलए बन सकता है। बहुत सी चीजें सुनी थी, सेमिनार अटेंड किए राहुल गांधी जी के, तो एक अक्ष प्रोग्राम था उनका, उसमें आम आदमी का सिपाही, तो उसमें भी हमें सिखाया गया कि छोटे छोटे काम करो विधानसभा में जा करके, और थोड़ा बहुत उन्होंने मोटिवेट भी किया पूरी टीम ने। इस तरीके से पॉलिटिक्स में आए, और तो शुरू से एक बोलते हैं कि आपका मानस नहीं था इसमें आने का, लेकिन आप कांग्रेस के साथ जुड़े, तो आपको पहले से था? क्योंकि पहले की अगर हम सोच देखें तो हर कोई कांग्रेस को ही वोट देता था, क्योंकि एक ही बटन दिखता था, कांग्रेस, इसके अलावा और कोई पार्टी नहीं दिखती थी। तो आपका मानस था कि अब कांग्रेस में ही जाना है अगर मैं राजनीति में आऊंगा तो? पूर्वज जो है या परिवार जो है सारा पुराने टाइम से कांग्रेस ही था, और आज तक भी कांग्रेस के साथ चले आ रहे, तो विचारधारा वही थी, तो उसी हिसाब से फिर कांग्रेस ही एक अच्छा विकल्प
के तौर पे था। और तो 2013 2018 आपको टिकट मिला कांग्रेस से, आपको वहां पे हार का सामना करना पड़ा, बीजेपी के कैंडिडेट आपके सामने थे। 2023 में ऐसा क्या चेंज हुआ कि बीजेपी का कैंडिडेट था आपके सामने, वही जो 2018 में था, लेकिन उनको हरा के जनता ने आपको चुना? ऐसा क्या उनके सोच में बदलाव हुआ, आपको क्या लगा? देखिए 2013 का जो बिल्कुल 2013-14 की एमएलए एमपी इलेक्शन की बात करें तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा बूम था मोदी जी का, उसको लेकर के सब जो है मोदी मोदी करके सारे उसमें हवा में चुनाव हार गए। और जो 18 वाला अनलकी था चुनाव, उसमें तो मैं कहता हूँ कि मेरा मैनेजमेंट मान लो, क्योंकि देखा जाए तो आप बहुत ही कम वोटों से हारे थे, बहुत ही कम मैनेज था जिसमें आप 278 वोट हारे से थे। हार गया था मैं चुनाव। तो मुझे लगता है कि कुछ मैनेजमेंट की कमियां हों, या कई बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि चुनाव जीत गए 20,000 से 10,000 से, उसको लेकर थोड़ा मैनेजमेंट सही नहीं रह पाया। और पूर्व विधायक जी तो 18 में चुनाव जीते, 23 में मेरे से ही हारे, तो उन्होंने भी अपने ढंग से काम किए हैं। क्योंकि कई बार 2 बार लगातार हार गए तो कहीं न कहीं सिंपैथी का भी रहता है रोल। जी। और मैंने भी कोशिश विधानसभा में, चाहे 5 साल कांग्रेस की सरकार रही हो, लेकिन हमने अच्छा ही करने का प्रयास किया है। हो सकता है जाने अनजाने में कुछ गलतियां रह गई हों, लेकिन मैंने भरसक प्रयास किया है कि हर कार्यकर्ता का मान सम्मान हो, अच्छे काम बिल्कुल। हो, और पॉजिटिव सोच के साथ मैंने काम किए। 2013-2018 बीजेपी के कैंडिडेट थे पीलीबंगा में, आप जब 2023 में वहां पे चुनाव जीत के गए थे, तो क्या कुछ चेंजेस देखे आपने, और उन्होंने क्या कुछ काम करवाए थे, और क्या कुछ आपने भी वहां पे कार्य किए? देखिए पीछे जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार रही, तो लगभग हारा हुआ कैंडिडेट था, लेकिन कहीं न कहीं सरकार में जानकारी मान लो या पकड़ मान लो, जो भी सिस्टम रहा, तो अपने सरकार के माध्यम से, मुख्यमंत्री गहलोत साहब की सरकार थी, तो कॉलेज ब्लॉक, जब मेरे 2 ब्लॉक हैं पीलीभंगा राउसर, दोनों जगह सरकारी कॉलेज बन गए। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय था बच्चियों का, वो बन गया। सड़कों के ठीक काम हुए, और बहुत से ऐसे काम थे जो पिछली गवर्नमेंट ने करवाए। और एमएलए साहब ने भी अपनी तरफ से सारे प्रयास करते हैं, उन्होंने भी प्रयास किए। हो सकता है क्योंकि बार बार चुनाव उन्होंने 2 बार एमएलए रह गए, तो जनता ने मुझे भी मौका दिया कि इनको भी कहीं न कहीं मौका देना चाहिए, और जनता ने मौका दिया है। मैं क्रिटिसाइज क्या करूंगा, वो उनकी कार्यशैली। अगर मैं आपके क्षेत्र की और आपकी ही विधानसभा अगर मैं पूछूं, आप विधायक बने, आपके क्षेत्र में आपने क्या कुछ कार्य किए हैं अपनी जनता के लिए? देखिए पीछे हमें 5 पर ईयर का 5 करोड़ रुपया मिलता है क्षेत्र के विकास के लिए, और 2 साल के अंदर मैंने 10 करोड़ के अनुशंसा कर दी है। बहुत से काम या तो चल रहे हैं या पूरे हो गए हैं आधे। बिल्कुल। तो मैंने एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है कि एजुकेशन किस तरीके से वहाँ अपने बच्चों को डेवलप किया जाए। और खेल नशे की जो प्रवृत्ति, मैं कहता हूँ पूरा राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान ही मैं कहता हूँ कि नशे की गिरफ्त में है। तो नशे से निकालने के लिए युवा साथियों को ग्राउंड तैयार करने, वॉलीबॉल ग्राउंड देने, जिम देना, और लाइब्रेरियाँ खोलनी, ऐसे मैंने ज़्यादा नए नवाचार किए हैं। तीरंदाजी में भी जैसे आर्चरी का गेम जो है काफ़ी महंगा गेम है, बच्चे खेल नहीं पाते, 5-5 लाख के है जो आइटम आता है। बिल्कुल। इस तरीके से कबड्डी के बैट भी दिए। ऐसे बहुत से नवाचार मैंने किए हैं जिससे हमारे युवा साथी जो है नशे की प्रवृत्ति को छोड़ के ग्राउंड में तो जाएंगे। कह सकते हैं आपने युवाओं के लिए बहुत कार्य बहुत किया किया है। है। और अन्य भी सामाजिक कार्य में हमेशा भागीदारी रही है, हमेशा फील्ड में रहते हैं। और मेरा प्रयास भी रहता है कि आमजन की समस्याओं को उठा करके, और विधानसभा में जब भी बात आई, छोटी से छोटी समस्या को लेकर के हमने किसानों की समस्याएं हों, गरीब की समस्याएं हों, अन्य जितनी भी क्षेत्र की समस्याएं हों, उनको उठाने का भरपूर प्रयास किया है। और सरकार को आगाह करना हमारा धर्म भी बनता है। और सरकार से हमने डिमांड भी की है कि बहुत सी मांगों वो को। डिमांड पूरी होती हैं आपकी जो आप डिमांड्स सरकार से करते हैं? कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको करना ही पड़ता है। क्यों, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जनता के लिए है, जनता के लिए चुने गए हैं, तो जनता के काम ही करने हैं, चाहे कोई सरकार हो। क्या ऐसा होता है कभी, जैसे कि अभी बीजेपी की सरकार है राजस्थान के अंदर, आप कांग्रेस से हैं विधायक, तो जब भी बजट होता है तो क्या उसमें कभी ऐसे जो बीजेपी के विधायक है उनको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, या फिर सभी को बराबर दर्जा मिल जाता है, या बजट सही मिलता है?
देखिए कुछ चीजें तो सिमिलर होती हैं, लेकिन बहुत से ऐसे बजट्स हैं जो सरकार अपने हिसाब से देती है। उसमें बीजेपी कांग्रेस का देखो फर्क तो रहता है। अगर पीलीभंगा की विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो वहाँ प्रॉपर जो बजट आपने मांगा था वो मिला वहाँ पे? देखिए उतना बजट तो नहीं मिल पाया, हमने जो डिमांड्स की, लेकिन कुछ न कुछ सीएम साहब से हम डिमांड करते रहते हैं, विधानसभा में डिमांड करते रहते हैं, लेकिन उतना नहीं मिल पाता जितना हमें उम्मीद थी। जी, ये तो अपने क्षेत्र की बात हो गई। अब बात करते हैं हम राजस्थान पे। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, उनके कार्य को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए पहली बात तो ये आपको सरकार लग रही है, मुझे तो लगा ही नहीं सरकार बीजेपी की है। और कहीं भी जाओ आप पूरे राजस्थान के अंदर लग ही नहीं रहा कि कोई सरकार है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इतनी हाई मतलब अपना चला रही है कि किसी विधायक की नहीं सुन रहे, किसी मंत्री की नहीं सुन रहे। मंत्री भी ठगे ठगे महसूस कर रहे हैं कि हमारे खुद के काम नहीं हो रहे, हम जनता के। हमने तो बहुत सी मीटिंगें अटेंड की हैं, जब हमारी संभाग वाइज मीटिंग होती है और होती है बिजली पे, पानी पे। अब बिजली पानी की बात कर लो आप, जिस तरीके से जेजेएम के अंदर काम हुए थे और हुए थे, अब 1 रुपया इन्होंने पानी के लिए नहीं दिया। हर घर नल और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने योजना चलाई थी हर घर नल टाइप में, उन्होंने योजना भी चलाई थी पीछे कांग्रेस टाइम में जो काम हो गए उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मेरी विधानसभा के अंदर तो मैं कहता हूँ कि एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि कम से कम 100 मीटर पाइप ही डाल दी उन्होंने। तो पीछे जो चल रहे थे उनको भी काम रोक दिए गए। तो ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। इसमें तो आप ज्यादा घूमते हो हमारे से, लेकिन सरकार नाम की कोई चीज मुझे तो कहीं नजर आई नहीं। तो आपको लगता है कि आने वाले चुनावों में जो 5 साल के बाद, अभी चुनाव होने वाले हैं 3 साल के बाद, तो कांग्रेस की सरकार बन सकती है राजस्थान में? क्योंकि एक पैटर्न रहता है कि 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, तो उस अकॉर्डिंग मैं तो कहता हूँ कि अगर आज भी चुनाव हो जाए तो कांग्रेस, मुझे कोई दो राय नहीं लगती कि कांग्रेस आप नहीं आएगी। कहना चाह रहे हैं अगर आज ही अगर चुनाव कराया जाए तो डेफिनेटली कांग्रेस जीतेगी? 3 साल तो ये बड़ी मुश्किल से निकालेंगे। अब देखो इनकी लड़ाई भी चल रही है भयंकर तरीके से। जीएसटी को किस तरीके से देखते हैं? अभी जीएसटी पे जैसे कि 12% और 5% का उन्होंने किया है, जो नॉर्मली जो लोगों के लिए चीजें हैं उन पे कटौती की गई है। कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी वो बेनिफिट में आता है, लेकिन अगर देखा जाए तो विपक्ष उस पर सवाल भी उठा रहा है कि थूक के चाटने वाली जैसी बात भी कुछ कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने कही है। तो आप उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैं कहता हूँ कि जीएसटी में ये चीजें मैं कहता हूँ कि पहले भी नहीं होनी चाहिए थी। जीएसटी जो खाद्य पदार्थों पे और दैनिक उपयोग की जो चीजें हैं उन पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी लगा दिया। उसके बाद कम करना एक तरीके से जनता के साथ धोखा ही है। पहले अपने कोई चीज है उसको 28% कर रहे हैं, फिर उसको 18% कर रहे हैं या 5% कर रहे हैं, ये 12.5% कर रहे हैं। इस तरीके की बातें मुझे लगता है कि जनता को गुमराह करने वाली थी और खूब पैसा इकट्ठा कर लिया कम से कम। अब तो उस पैसे को जो है वापस करके राजस्थान में विकास, कम से कम विकास तो कराना चाहिए। जीएसटी का खूब पैसा लूट लिया, तो मैं कहता हूँ कि ये जीएसटी एक धोखा ही था। सही तरीके से अगर इसको बड़े तरीके से लागू करते, गवर्नमेंट के इनकम ऑफ सोर्स भी आवश्यकता है, लेकिन सही तरीके से लागू करना आप खुद कांग्रेस के विधायक हैं, तो अभी उन्होंने जो ये 12% और 5% किया है, तो आपकी नज़र में वो सही है या फिर गलत है? किस तरीके से आप उस चीज़ को देख रहे हैं? मैं तो कहूँगा कि पहले भी गलत लगाया था और अब भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अपने को बिल्कुल कम कर देना चाहिए। जैसे किसानों के ट्रैक्टरों पे था और था, कई चीज़ें किसानों पे लगाई गई थी। मैं कहता हूँ कि जो इनके जो दैनिक उपयोग के किसानों के जो औजार हैं उन पे भी जीएसटी का जो भारी दबाव डाल दिया गया लोगों पे। इस तरीके की चीजें जो बिल्कुल हटा देनी चाहिए थी। कम से कम किसान को तो छोड़ना चाहिए। मजदूर है, जो दैनिक उपयोग की चीजें, उन पे मुझे लगता है कि कुछ न कुछ सरकार को करना ही चाहिए। बिल्कुल। पेपर लीक, जैसे कि कांग्रेस में पेपर लीक हुए थे बहुत सारे, ठीक है, उसके बाद युवाओं को था कि अगर बीजेपी आती है तो पेपर लीक को रोकेगी और बहुत सारी चीज युवाओं के लिए करेगी। लेकिन जैसे कि एसआई पेपर जो था उसकी जो भर्ती थी उसको रद्द कर दिया गया, जिसमें कुछ निर्दोष लोग भी पैसे गए थे। होता है ना कि कुछ लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी थी कि हमारी ज्वाइनिंग होने वाली है, लेकिन उस ज्वाइनिंग को रोक दिया गया। तो आप उसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि लोगों को होप थी कि बीजेपी आएगी तो वो हमारे हित में कुछ करेगी। देखिए मैंने महसूस किया कि बहुत से वीडियो आपने भी देखे होंगे, जो बेचारे वास्तव में जब इतने लोगों को आपने छांट लिया कि इतने लोगों में से इतने 100-150 लोगों को आपने जेल में डाल दिया और डाल दिया, इसका मतलब उन लोगों को तो आपने पकड़ ही लिया जो वास्तव में उसमें शामिल थे, जो पेपर लीक के माध्यम से लगे हुए थे। बाकी जो बचे हुए थे, इसका मतलब आपकी या तो सही जांच नहीं हुई
अभी और बाकी हैं जो मुलजिम हैं, या फिर आपने पूरी भर्ती को रद्द ही करना था तो इतना टाइम क्यों घुमा फिरा के बेचारों को गुमराह किया। मुझे लगता है कि इसमें और कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन देना चाहिए था उन बच्चों को जो बेचारे बिल्कुल मेहनत करके लगे थे, उनके साथ तो कुठाराघात हुआ है। और पेपर लीक हो चाहे नशा हो, ये एक सामाजिक बुराई की तरह है। मुझे लगता है कि इसमें और कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। पीछे मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने भी कानून इसमें बनाए थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं और इसमें विधानसभा में चर्चा करके अच्छे तरीके से कोई न कोई ऐसी सिस्टम को पैदा करना पड़ेगा कि जिससे हमारे बच्चे जो रात दिन मेहनत करते हैं वो तो लग नहीं पाते, और पैसे देके जो पेपर लीक के माध्यम से लग जाते हैं, तो वो एक तरीके से बहुत भयंकर समस्या है। और मैं तो कहता हूँ कि वो जो पीछे भर्ती थी उसमें भी अब सरकार या कोर्ट में जो मामला चला जाता है तो फिर अपने पास भी कुछ नहीं रहता। लेकिन इसमें मैं कहता हूँ पक्ष विपक्ष और सभी को बैठ करके एक ऐसा हल निकालना चाहिए जिससे युवा को बचा सके। कह सकते हैं कि राजनीति को छोड़ करके दोनों पक्षों को सामने आना चाहिए और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब। बिल्कुल। मैं आपसे ये पूछूंगी, जैसे कि अभी भारत के अंदर एक ब्यौरा चल रहा है कि विश्व गुरु, आपको क्या लगता है भारत विश्व गुरु बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? ये केवल बातें हैं, क्या कुछ है? विश्व गुरु तो बनी है ना, पीछे चाहे सिंदूर वाला मामला हो चाहे और हो, आपने देखा होगा अभी रूस के साथ बात चल रही थी तेल वाली। बिल्कुल। और ये सब चीजें विश्व गुरु वाले तो लक्षण मुझे तो लगे नहीं, बाकी तो आप देख ही रहे हो, आप पत्रकार हो। क्योंकि जो इंदिरा गांधी जी हों चाहे पूर्व के प्रधानमंत्री रहे हों, उनका जो ठोस रवैया था तो किसी बात की परवाह न करते हुए अब तो करेंगे तेल नहीं देंगे, ये तेल पे ये वो, ये सब चीजें मेरे को लगता है कि जब आप निर्णय ले लेते हो और हमारे सैनिक तैयार थे, युद्ध विराम की जो है अमेरिका का राष्ट्रपति कर रहा है, इस तरीके के विश्व गुरु वाले काम है नहीं। तो बाकी तो मेरे को लगता है कि आने वाले समय में विश्व गुरु जो लोकसभा चुनाव आएगा उसमें बना देंगे लोग। बिल्कुल। राजस्थान में आप आपराधिक मामलों किस तरीके से देखते हैं? क्राइम रेट किस तरीके से बढ़ रही है? क्योंकि अगर देखा जाए तो बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद जो आपराधिक मामले हैं, जो क्राइम दर है वो कम हुई है। तो उसे आप एक कांग्रेस नेता, एक विधायक अपने क्षेत्र के, अगर विधानसभा की बात करो तो आप किस तरीके से उसे देखते हैं? देखिए, क्राइम रेट मुझे तो लगा नहीं कहीं कम हुआ हो। मैं मेरी विधानसभा की बात करूं या मेरे डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो बहुत से ऐसे क्राइम हैं जो अभी डेली हो रहे हैं, चोरी, लूट, डकैत। और जो हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर में तो आप अगर पूछोगे तो इतनी धमकियां मिल रही हैं हनुमानगढ़ गंगानगर में, डेली फोन आ रहे हैं, कम से कम 100 लोगों के पास, व्यापारियों के पास हो चाहे प्रतिष्ठित आदमी हो। आप अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, आपके क्षेत्र में आते हैं। बंगा में भी हमारे धमकी आई हुई एक व्यक्ति को। इस तरीके के मैं कहूँ पूरा पता नहीं पूरे हनुमानगढ़ गंगानगर में ऐसे 100-200 लोग हैं जो जिनको धमकियां आ चुकी हैं, वो उनको मार देंगे, ये कर देंगे, इस तरीके की जो बातें चली है। कल मीटिंग भी हुई है जयपुर में इसको लेकर के। ठीक है, सरकार काम करे तो अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके के जो माहौल बना रहे हैं कि क्राइम रेट कम हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्राइम कम हुआ है। उसका जो रवैया है कोई क्राइम करने का वो अलग तरीके का हो गया है। वो उसमें दर्ज नहीं करवाते, डरते लोग। तो किसी को धमकी मिल गई, वो बेचारा पैसे दे देता है, वो दर्ज नहीं करवाता। तो अलग अलग तरीके के क्राइम जो है बढ़ भी गए हैं। और मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों से निपटने के लिए सोशल लोगों का भी आना आवश्यक है, जो आगे आए, न कि सरकार भी, पुलिस हो, उनको मिलजुल करके। जैसे आपने बताया कि आपके हनुमानगढ़ क्षेत्र में जहाँ विधायक है वहाँ पे भी डेली में जो धमकियां आती हैं, आप खुद वहाँ के विधायक है, आपके तौर पर आप क्या कुछ करते हैं? अगर क्राइम रेट की मैं बात करूँ तो मैं कहता हूँ जिस तरीके से जेलों के अंदर बैठ बैठ के मोबाइल से ही धमकी देता है कोई, तो मोबाइल कैसे पहुंच जाते हैं आपके पास, सारे सिस्टम है। हमें तो समझ नहीं आई कि किस तरीके से हो पाता है ये। तो इन चीजों को तो कम से कम सरकार बाउंड कर ही सकती है। एक चीज की, जैसे कि हम कभी भी देखते हैं सोशल मीडिया पे भी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है कि आप जो भी बोलते हो वो सोशल मीडिया पे क्लिक में आपके सामने आ जाता है। हम देखते हैं कि राहुल गांधी जब भी संसद में जाते हैं या कांग्रेस का कोई भी विपक्ष का कोई भी बंदा जाता है वहां पे, तो एक ही बात बोलते हैं कि दलित को दबाया जाता है, संविधान खतरे में। आप खुद एक दलित उससे आते हैं, आपको कभी लगा कि ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है कि आपको दबाया गया हो, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो? हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ।
क्योंकि देखने को मिलता है क्राइम हर तरीके से लोगों के साथ, लेकिन अभी तक मेरे सामने तो ऐसी कोई घटना हुई नहीं। और हमने तो जो भी बात हो अपनी मजबूती के साथ आज तक रखी है। और एक विधायक होने के बाद भी अगर आप किसी से इस तरीके की दबाव में आकर के या वो करेंगे तो फिर मतलब ही नहीं विधायक बनने का भी। तो मैं भी अपनी मजबूती के साथ अपनी बात भी रखते हैं। और किसी के साथ अन्याय होता है, क्योंकि कई बार राजनीतिक मुद्दा ज़्यादा बना लिया जाता है, वैसी बातें भी होती हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि कहीं न कहीं जो इस शिक्षा का अभाव है, चाहे किसी समाज को ले लो, जैसे जैसे शिक्षा आएगी तो इन सब बातों को दूरियां भी दूर हो जाएंगी। और जो आजकल हिंदू मुसलमान वाला और ये सब चीजें चल रही हैं, तो ये देश के लिए, प्रदेश के लिए, अपने सबके लिए मैं तो कहता आपने हूँ बात की हिंदू मुस्लिम जैसी बातें बहुत चल रही हैं सोशल मीडिया पे भी, हम देखते हैं कि एक ट्रेंड हो गया है ये चीजें। तो आप किस तरीके से देखते हैं? क्या बीजेपी, आपको लगता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, या ये पार्टियां राजनीति के चक्कर में आके, क्योंकि हम एक पार्टी को दोष नहीं दे सकते, कि आपको लगता है कि पार्टी राजनीति जो लोग हैं राजनीति में आके वो बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, या बीजेपी पार्टी इस बात को कह रही है? चाहे प्रधानमंत्री जी हों, अमित शाह जी हों, इनके चाहे आप विधानसभा के भी देखोगे कई एमएलए बोलते हैं डायरेक्ट हिंदू मुसलमानों वाले, या एमएल वाले विधायक जी भी आपने देखा होगा। इस तरीके की बातें राजनीतिक हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इन बातों का इस्तेमाल भी करते हैं। और लंबे टाइम के लिए मुझे लगता है कि ये सब चीजें हैं तो खतरनाक ही, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए बोल रहे हैं, कहीं न कहीं हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए, वोट लेकर के। लेकिन हिंदुओं को जब फायदा करने वाली बात होगी तो शायद मुझे लगता है कि कोई हिंदुओं के लिए मैं कहता हूँ स्पेशली कोई नौकरियां तो दी नहीं इन्होंने, न कोई रोजगार के अवसर दिए बच्चों को। हम तो पता नहीं, अब धार्मिक कार्यों में उलझा के रखने वाली बात है। तो जब आप एजुकेशन नहीं दे रहे हो, या स्कूलों को अच्छा नहीं कर रहे हो, कॉलेजों को अच्छा नहीं कर रहे हो, वैकेंसी आप हिंदुओं के लिए निकाल रहे हो तो एक्स्ट्रा निकाल दो। कौन मना कर रहा है? इतने साल हो गई सरकार आई हुई, 14 से सरकार आई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई अलग से कर देते कुछ। लेकिन एक मुद्दा है, जब लोग समझ पाएंगे तो शायद अलग ही रिजल्ट आएगा। आपने एजुकेशन के ऊपर बात की है, हम इसी पे लेके बात करते हैं बेरोजगारी को लेकर के। देखिए कि देश के अंदर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, तो उसको किस तरीके से बीजेपी सरकार मैनेज कर रही है? क्योंकि अगर बीजेपी बार बार कहती है कि हमने काफ़ी सारी नौकरियां युवाओं के लिए निकाली हैं, जिससे जो बेरोजगारी दर है वो कम हो गई है। नौकरियां मेरे हिसाब से अभी तो कोई नई वैकेंसी भर्ती कोई की नहीं इन्होंने। फिर भी अगर ये करेंगे बेरोजगारी के लिए कुछ, जिस तरीके से प्राइवेटेशन हो रहा है, प्राइवेटेशन भी आवश्यक है, लेकिन इतनी मात्रा में भी न हो कि हमारी सरकारी जो दफ्तर हैं वो भी खाली पड़ जाएं। और मैंने भी विधानसभा में भी अपनी बात रखी कि बेरोजगारी दर को कम किया जाए, लोगों बच्चों को रोजगार मिले। आज 4th ग्रेड की जो भर्ती है, कम से कम जिन्होंने पीएचडी कर रखी है और करके उन बच्चों ने भी फार्म भरे हैं। तो बेरोजगारी दर तो इतनी है कि उस पर पार पाने का प्रयास सरकार का रहना चाहिए, लेकिन जितना काम होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा। आपको क्या लगता है कि बीजेपी केवल प्रचार करती है या काम भी करती है? क्योंकि दूसरी पार्टी जब हम होते हैं दूसरी पार्टी में, तो हम दूसरी पार्टी को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं जब हम सत्ता में नहीं होते हैं, क्योंकि एक पार्टी सत्ता में है, एक पार्टी सत्ता में नहीं है, तो वो बहुत अच्छे से सामने वाले को ऑब्जर्व करती है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि बीजेपी केवल प्रचार ही करती है कि काम भी करती है? बीजेपी है ही प्रचार पार्टी, काम पार्टी है ही नहीं। प्रचार करना इनका काम है, और प्रचार के माध्यम से ये आए थे, और धीरे धीरे जो परतें खुलती जा रही हैं इकोनॉमी की हो और हो, जब लोग समझ जाएंगे तो जो प्रचार पार्टी इसको उखाड़ फेंकेगी जनता। पब्लिक का एक सवाल था, जब मैं आई थी तो मुझे बोला गया था कि आपको पूछना है। 70 साल से कांग्रेस एक छत्र राज कर रही थी, जनता के दिलों में भी राज कर रही थी, क्योंकि जब भी बटन दिखता था कांग्रेस, इसके अलावा कोई पार्टी उनको नहीं दिखती थी। लेकिन 2014 के बाद पाला पलटता है। 2014 के बाद से डायरेक्ट बीजेपी को वोट मिलना शुरू हो जाते हैं और अभी तक बीजेपी की सरकार है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस पिछड़ रही है? देखिए, पहले तो मैं ये 70 साल वाला आपका जो शब्द है कि पूरे अब तक 52 में आम चुनाव हुए, और अब तक जब 14 तक सरकारें रही, तो उसमें पीछे अटल बिहारी जी भी रहे,
दूसरी पार्टियों के लोग भी रहे, विवेक सिंह रहे और रहे। तो लगभग 14 से 2014 तक और 52 कुल मिला के 48 और 14 62 साल ही बनते हैं। बिल्कुल। तो 70 साल तो टोटली नहीं बनता उनका, जो कांग्रेस के लिए बोल रहे 70 साल राज किया। तो इसका कुल मिला के मेरे को लगता है कि 62 में से मुश्किल से 50 साल कांग्रेस की सरकार रही हो, मुश्किल से। तो ये 70 साल वाला बिल्कुल झूठ, ये 70 साल वाला झूठ है, ये आप क्लियर कर दीजिए, क्योंकि बहुत एक होता है ना सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड में है कि 70 साल से कांग्रेस ही राज कर रही है। 70 वाला ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये तो बिल्कुल आप आंकड़े उठा के देखोगे तो ये तो पहले क्लियर हो गया कि टोटल देश आजाद हुए 52 से चुनाव हुए, तो अब तक जोड़ोगे तो 52 और 25 48 और 25 73 साल 73-74 साल हुए हैं। तो ये बिल्कुल इनका झूठ था, वो चल रहा है झूठ। सोशल मीडिया का जमाना है, कोई युवा साथी भी नहीं पढ़ता कि 70 साल हुए या नहीं, पता नहीं, उसका जवाब भी नहीं देता हाँ 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। तो पहली बात तो यही है। बिल्कुल। मैं पूछूंगी, अभी बिहार में चुनाव चल रहे हैं और 6 नवंबर और 11 नवंबर को उसको चुनाव होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार बनने वाली है, कौन सत्ता में आने वाला है इस बार? देखिए, हमें तो लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी। हर कोई अपनी पार्टी का होता है कि सरकार हमारी आएगी। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे देखा हमने, तो गए नहीं बिहार के अंदर, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की राहुल गांधी की रैलियां हों, चाहे पैदल मार्च हों, और अपने लालू यादव जी के परिवार की रैलियां हों, और तो उनमें काफी अच्छी लोगों की गैदरिंग आ रही है, व्यूज आ रहे हैं। तो लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि कांग्रेस की सरकार आएगी। यहाँ बैठे सभी लोगों का एक सवाल है कि अगर गोठवाल जी राजनीति में नहीं आते तो उनका करियर क्या होता, वो क्या करते आज? मैं दरअसल आरएएस की तैयारी कर रहा था। आरएएस की तैयारी, तो आपको पब्लिक की, मतलब आपको पब्लिक की सेवा में ही जाना था। सब राजनीति के माध्यम से कर लेंगे। जी ठीक है, अभी मैं एक रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगी, एक शब्द में आपको उसको बयां करना है, ठीक है? राहुल गांधी। लीडर है हमारे। पीएम मोदी। झूठ मंत्री हैं। अच्छा। कांग्रेस की ताकत। राहुल गांधी। राहुल गांधी जी। सोनिया गांधी। सोनिया गांधी जी तो उनकी माता है। तो बीजेपी की कमजोरी। बीजेपी कमजोरी झूठ। झूठ, ठीक है। जनता की ताकत। जनता। जनता। कोई पार्टी नहीं लगता है आपको ऐसा कि हाँ कोई पार्टी हो कि जनता की ताकत होती है ना, कि जनता एक गुट हो जाए तो उसकी पार्टी हो जाए? जनता पार्टियों में आएंगे, अच्छे लोग आएंगे। ठीक है। और विनोद गोठवाल अपने तो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमारे साथ विनोद गोठवाल जी पीलीभंगा के विधायक जुड़े हुए थे। बहुत अच्छा लगा हमें इनसे बातचीत करके। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए मैं निशा शर्मा आप सबसे।